हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी सेट का जो लाइफ साइंस का 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में। टोटल इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। 25 करके हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि टोटल अभी तक हम 75 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए लास्ट के 25 क्वेश्चन जो है वो आज इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द नेचुरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको किसने प्रपोज किया था? तो नेचुरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ मोस्ट डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस वेरिएशन इज न्यूट्रल इन टर्म ऑफ फिटनेस। तो ये बताता है कि किस तरह से डीएनए और प्रोटीन जो सीक्वेंस में जो वेरिएशन हुआ है वो फिटनेस के टर्म में न्यूट्रल है। तो ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम है म्यूटो कुमोरा इन 1968। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? बी ऑप्शन, म्यूटो कुमोरा ने न्यूट्रल थ्योरी दी थी। द थ्योरी स्टेट दैट मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंजेस आर कॉज्ड बाय रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन। तो ये इसका एम था, मतलब ये उन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि वो नेचुरल सिलेक्शन की जगह रैंडम ड्रिफ्ट के थ्रू और उसके द्वारा रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा इवोल्यूशन जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें बोला गया है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद माइग्रेशन एंड अदर पीरियोडिक फिनोमिना अकर इन एनिमल्स लाइफ इज नोन एज। तो पीरियोडिक साइकिल का जब चेंजेस की बात की गई है इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस दी गई हैं। एक है क्रोनोबायोलॉजी, दूसरा इथोबायोलॉजी, सॉरी इथोलॉजी, फिनोलॉजी और जूसिमियोटिक। तो इनके बारे में हम जरा देख लेते हैं। जो क्रोनोबायोलॉजी है इसमें बोला जाता है द क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम विच आर रिकरिंग इवेंट दैट अकर इन रेगुलर सीक्वेंस एंड कंटिन्यू इवन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। वही देखिए आपका क्या बोला गया था इसमें, a branch of science that deals with migration and other periodic phenomenon। अदर पीरियोडिक फिनोमिनन, और ये भी जो है बायोलॉजिकल रिदम भी एक पीरियोडिक फिनोमिनन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? क्रोनोबायोलॉजी। बाकी के ऑप्शन भी जरा हम देख लेते हैं। तो इथोलॉजी जो होता है इसमें स्टडी की जाती है हाउ एनिमल्स बिहेव इन नेचुरल कंडीशन और एनवायरनमेंट। किस तरह से नेचुरल कंडीशन और एनवायरनमेंट में जो है वो एनिमल्स जो है वो बिहेव करते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इथोलॉजी। और फिनोलॉजी की स्टडी में होता है, तो फिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ seasonal and climate variation affect the life cycle of plant and animal। किस तरह से सीजन में होने वाले चेंजेस जो है वो प्लांट और एनिमल की लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग फिनोलॉजी बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स दैट हैपन एनुअली सच एज व्हेन लाइक फ्रीज लेक फ्रीज एंड थॉ। जिस तरह से एक लेक जो है वो फ्रीज और थॉ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर के एग्जाम में पूछा गया है। तो उसको हम फिर किसी एक डिटेल लेक्चर में इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जूसिमियोटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ एनिमल्स यूज सिग्नल टू कम्युनिकेट। जूसिमियोटिक जो है उसके द्वारा हम ये स्टडी करते हैं उस साइंस में कि किस तरह से एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? क्रोनोबायोलॉजी, जो पीरियोडिक फिनोमिना और माइग्रेशन इनके साथ में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट गेस्चर ऑफ। तो सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज ए सिग्निफिकेंट गेस्चर दैट हेल्प एनिमल एंड ह्यूमन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सोशल बॉन्ड। तो एनिमल और ह्यूमन के द्वारा जो बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है उनमें सोशल ग्रूमिंग यानी कि जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, तो इस तरह से जो है वो प्राइमेट्स मेनली रहते हैं। बाकी के बाकी ऑप्शन इतना सही नहीं जाएगा। इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो प्राइमेट है। दो में ऑप्शन है आपके पास। लॉयन जो होते हैं वो भी अपना कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन अब सोशल लॉयन से ज्यादा सोशल अगर बात करते हैं तो प्राइमेट्स जो होते हैं वो ज्यादा सोशल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है चिंक एंड सी आर द अलार्म कॉल ऑफ। तो चिंक एंड सी जो है वो अलार्म कॉल होते हैं चैफिंचेस जो होती हैं बर्ड्स इनके। इसका जो आयोग ने करेक्ट आंसर दिया था चैफिंचेस दिया था, लेकिन इसके अलावा भी कई और बर्ड्स हैं जिनके द्वारा ये साउंड रिलीज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 2 बर्ड्स की इमेजेस लगाई हुई हैं। तो द चिक एंड सी आर अलार्म कॉल ऑफ कॉमन ब्लैक बर्ड, यानी कि इस इमेज में जो आपको दिख रही है वो ब्लैक बर्ड है जिसको प्रोडूस मेरुला नाम से जाना जाता है। ब्लैक बर्ड्स आल्सो मेक, ये और भी कई तरह के साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे पुक 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 इस तरह से आवाज आएगी। तो अलार्म फॉर टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर लाइक कैट्स। ठीक है, अगर उन्हें कैट तरह के मतलब बिल्ली की तरह के प्रेडेटर दिखाई देंगे तो वो इस तरह की आवाज करेगी, चक 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 चक। क्लकिंग साउंड फॉलोड बाय ए हाई पिच चिंग 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 चिंग।
इस तरह से अगर आ रही है तो वो व्हेन एजिटेट दो तरह से है, या तो सॉफ्ट होगा और विस्पी में टी सीप। तो ये जो बर्ड साउंड्स हैं ये जो है वो ब्लैक बर्ड जो है उसके द्वारा भी रिलीज किए जाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिए ताकि फ्यूचर में अगर कभी पूछता है तो आप इस तरह से टिक कर पाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो चेफिंचेस जाएगा। और ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये जनरली लोग पढ़ते भी नहीं है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा था फर्स्ट टाइम में तो इतना परेशान होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बोला गया है नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर कैज 9 वाज अवार्डेड टू। तो 2020 का नोबेल प्राइज था जो क्रिस्पर कैज 9 के लिए दिया गया था वो किसको दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर मान लो इस बार क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे 2021 के बाद 22, 23, 24 ये कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि ये नोबेल प्राइज जो है वो किस किस को मिले हैं। ठीक है, तो जो 2000 आपका 20 का नोबेल प्राइज है वो क्रिस्पर केज 9 के लिए दिया था और ये आपको मिला था इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर डुडना को आर अवार्डेड नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2020 डिस्कवरिंग ऑफ वन जीन टेक्नोलॉजी शार्पेस्ट टूल द क्रिस्पर केज 9 जेनेटिक सीजर। Researcher can use this tool change the DNA of animal, plant and microorganism with extremely high precision। इसके द्वारा क्या करते हैं, क्रिस्पर कैज 9 के द्वारा क्या करते हैं कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो डीएनए जो होते हैं प्लांट के, एनिमल के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं उसमें प्रिसाइजली यानी कि जहां से आप कट करना चाहते हैं वहां से एग्जैक्टली कट करके हटा सकते हैं या फिर किसी चीज को वहां पर जोड़ सकते हैं। तो उसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूनाइज्ड द molecular life sciences, brought new opportunity for plant breeding in is contributing in to innovative career therapies and may make the dream of curing inherited disease come true। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जी कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लो वो जीन हम कट करके यहाँ से हटा सकते हैं तो इस तरह से हम उनका क्योर कर सकते हैं। तो ये जो आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक इमेज में आपको ई कारपेंटर दिख रही है और जेनिफर एट ड्यूरर, इनको क्रिस्पर कैज 9 की डिस्कवरी के लिए 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन इज ट्रू। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में MAS भी कहा जाता है। ये एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर टू सेलेक्ट डिजायरेबल ट्रेट इन क्रॉप ब्रीडिंग। जिसको ये एक मॉलिक्यूलर मार्कर है जिसका क्रॉप ब्रीडिंग में सिलेक्शन में जो डिजायरेबल कैरेक्टर है जो उसको सिलेक्ट करने में उसका यूज किया जाता है। मास कैन बी यूज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेड, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है जिनकी ज्यादा है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी को, सैलिनिटी टॉलरेंस एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं इनको इसके द्वारा इफेक्टिवली सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, यानी कि वो आपका MAS को बोल रहे हैं। एक्सेलरेट ब्रीडिंग प्रोसेस, यहाँ पे देखिए हमने ब्रीडिंग की बात किया है कि जो उनकी रेजिस्टेंट है या जो भी ब्रीडिंग है यहाँ पे क्रॉप ब्रीडिंग है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी जाने वाला है। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन एक्सेलरेट्स ब्रीडिंग प्रोसेस बाय डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग इन ऑर्गेनिजम्स DNA। इसके द्वारा इसके DNA में चेंजेस करके उसको डायरेक्टली हम मैनिपुलेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए पूछा गया है, ये आपका कल्चर मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग ए कल्चर मीडिया फॉर स्पेसिफिक सेल टाइप। यानी कि एक सेल है इसको आपको ग्रो करना है या कल्चर करना है तो आपको क्या क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका कल्चर मीडियम है उसका pH क्या है। जनरली जो मीडिया होते हैं वो आपका 7.3 से लेकर 7.4 pH पर वर्क करते हैं। ये जो ह्यूमन का फिजियोलॉजिकल pH होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर आपने उसमें डाले गए हैं वो आपको याद रखना है, यानी कि इसमें सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। तो कई तरह के बायोसेंसर पाए जाते हैं तो हमसे पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर है। तो हम बायोसेंसर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका है जो वो है आपका ऑप्टिकल बायोसेंसर। ये मेजर करता है द लाइट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड ड्यूरिंग ए बायोकेमिकल रिएक्शन। दे यूज्ड ऑप्टिकल फाइबर्स टू डिटेक्ट एनालाइट्स बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग, फ्लोरेसेंस और एब्जॉर्बेंस। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो लाइट इमिट होती है उसको एब्जॉर्ब और इमिट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर की बात करते हैं तो डिटेक्ट करते हैं हाइब्रिड DNA बाइंडिंग ड्रग, glucose concentration and more. They can be classified as the conductimetric, amperometric and
पोटेंटियोमेट्रिक। तो इसको मतलब फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर जो होते हैं ये पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए यूज होते हैं, ये उनको यूज करते हैं विच आर टिपिकली एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स टू कैप्चर एफिनिटी इंटरेक्शंस। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है। तो ए क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर दैट कन्वर्ट बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन इवेंट इनटू ए करंट सिग्नल, जो क्या करता है बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन को करंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा आपका क्या, एम्पीरोमेट्रिक। ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर होता है। नैनो बायोसेंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेट ऑन द नैनो स्केल एंड कंबाइन ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट विद ए फिजियोकेमिकल डिटेक्टर। दे कैन बी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर ये डिटेक्ट करते हैं हीट जनरेटेड और कंज्यूम ड्यूरिंग ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। दे यूज सेंसिटिव हीट डिटेक्शन डिवाइस, ये हीट डिटेक्शन डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया था हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विद। तो किसके साथ में इसको इनकैप्सुलेट किया जाता है, तो हाइड्रेटेड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो इन हाइड्रोजेल कैप्सूल। हाइड्रोजेल कैप्सूल के अंदर एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेट करते हैं और इस तरह से हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इन प्लांट, ये प्रोसेस प्लांट में यूज किया जाता है। that are sensitive to desiccation and recalcitrant to somatic embryogenesis। ये desiccation से बचाता है एम्ब्रियो को। हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय encapsulating somatic embryo in hydrogel capsule mostly commonly with sodium एल्गिनेट। तो जो कैप्सूल बनाने के जो यूज किया जाता है वो मोस्टली सोडियम एल्जिनेट यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर दिया है। और जब ये हाइड्रेटेड सीड बनाते हैं तो मेनली यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम एल्जिनेट के साथ में मिक्स करते हैं एम्ब्रियो को। मिक्स सोमैटिक एम्ब्रियो विद सोडियम एल्जिनेट ए फूड थिकनर ड्राइव्ड फ्रॉम सी एल्गी। ये सी एल्गी से सोडियम एल्जिनेट ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उसके बाद में ड्रॉप इनटू कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। उसके बाद उसको कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। ड्रॉप दी एल्जिनेट मिक्सचर इनटू ए कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वेट करते हैं 20 मिनट के लिए। उसके बाद में रिजिड बेड ऑफ कॉम्प्लेक्स्ड एल्जिनेट फॉर्म अराउंड द एम्ब्रियो। तो इसका जो है जिसमें एल्जिनेट आपका आंसर जाएगा वो जाएगा, क्योंकि एल्जिनेट ही जो है वो उसके चारों ओर एनवेलप बनाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे सोडियम तो नहीं है लेकिन कैल्शियम एल्जिनेट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता था कि ड्रॉप द एल्जिनेट मिक्सर इनटू कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसके साथ में मिक्स किया था, तो कैल्शियम नाइट्रेट हमारा आंसर जा सकता था। लेकिन इसने पूछा था कि कौन बनाता है, तो वो हमारा है आपका कौन सा, कैल्शियम एल्जिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ग्लूकोज आइसोमरेज इन द सेल्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस बाय heat treatment so that in a batch process glucose is converted to fructose, the process is known as। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, तो ये प्रोसेस जो है वो एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस इन विच ग्लूकोज आइसोमराइजिंग एंजाइम is fixed in microorganism by the step of treating the microorganism containing the enzyme at temperature 60 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री तक टेम्परेचर यूज किया जाता है। इस मेथड को नाम दिया जाता है तक्सकी। ये जो मेथड जो है वो डिस्कवर किया था यूसुजुकी तक्सक ने, इसलिए इसको तक्सकी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ये इनका जो रिसर्च पेपर है ये अगस्त 21 1973 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन जीनोमिक रिसर्च टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन लेवल बिटवीन डिफरेंट सैंपल। डिफरेंट सैंपल के बीच में उनको जीन एक्सप्रेशन का लेवल चेक करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी। तो एक टेक्निक होती है जिसका नाम है माइक्रो एरे। इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ये टेक्निक दैट कैन एनालाइज 1000 ऑफ जीन टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल। इसमें हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल को कंपेयर कर सकते हैं 1000 से ज्यादा। पीसीआर का आपको काम पता है कि डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई करने में यूज किया जाता है। फिश आपका
फिश हो गया मतलब फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। माइक्रो एरे जो है आपका, इसका यूज किया जाएगा जीन एक्सप्रेशन को कंपेयर करने में, और डीएनए सीक्वेंसिंग का जो अननोन डीएनए है उसका सीक्वेंस पता करने में आपका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन जाने वाला है। इसी से रिलेटेड सेम ऑप्शन भी इन्होंने बदलने की जहमत नहीं की है और अगला क्वेश्चन पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन जीन एक्सप्रेशन लेवल। तो जीन एक्सप्रेशन लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, माइक्रो एरे एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो EcoR1 होता है वो कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया गया और रिकॉग्निशन साइट दी गई है। तो BAM-H1 जो है वो GGA-TCC को रिकॉग्नाइज करता है, इधर नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। EcoR1 जो है वो GAA-TTC को रिकॉग्नाइज करता है। HAE333 जो है वो आपका रिकॉग्नाइज करता है GGCC को। HHA जो है वो आपका GCGC को रिकॉग्नाइज करता है, और हिंट 3 जो है वो आपका रिकॉग्नाइज करता है AAGCTT। तो आपसे पूछा गया था क्या EcoR1 किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो EcoR1 रिकॉग्नाइज कर रहा है GAATTC। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3 एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है, BAM-H1, EcoR1 और हिंट 3, या इनके बारे में अगले किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है स्वीडबर्ग यूनिट इज एसोसिएटेड विद। जो स्वीडबर्ग यूनिट होती है, जब हम राइबोसोम लिखते हैं तो हम राइबोसोम के पीछे लिखते हैं 70S होगा या फिर 80S होगा। जो S होता है इसको हम लोग स्वीडबर्ग यूनिट कहते हैं, और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे, अच्छा इसका बारे में एक चीज और जान लीजिए, जो इसका नाम जो है वो स्वीडिश केमिस्ट थे थियोडर स्वीडबर्ग, उनके नाम पर इसको दिया गया, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1926 में। इसको एस के अलावा SV से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ठीक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है ब्लंट कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्ट्रैंड। तो जब कभी डीएनए स्ट्रैंड को कट किया जाता है तो डीएनए का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, देखिए ये नाइट जो आपका वो है क्या नाम है, शुगर है, उसके साथ में थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है। तो इस OH ग्रुप और ये फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है वो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। नया जो नीचे से न्यूक्लियोटाइड आ रहा होगा उसका ये भी फॉस्फोइस्टर है। जब दो फॉस्फोइस्टर जहां पर मिल रहे होते हैं तो बन जाता है क्या, फॉस्फोडाइस्टर। तो जो आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही चीज मैंने यहाँ पे दोबारा एक और डायग्राम से बता दिया है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम किया जाएगा, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉपर स्टेप क्या है, तो द नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन जो है वो, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है इसमें 4 स्टेप में हमने यहाँ किया है। RNA इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले RNA को रन करेंगे जेल पर, तो सेपरेट RNA बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में ब्लॉटिंग करेंगे। तो ब्लॉटिंग ऑफ RNA टू मेम्ब्रेन ट्रांसफर, जो RNA मॉलिक्यूल होगा, RNA होगा, उसको हम लोग मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, जैसे नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है। प्री, उसके बाद तीसरी कंडीशन है प्री हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब, उसके बाद में प्रोब के साथ में उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। तो प्रिवेंट द प्रोब फ्रॉम कोटिंग द मेम्ब्रेन बाय ब्लॉकिंग इट, उसके बाद हम डिटेक्शन करेंगे। तो यूज ए लेबल्ड प्रोब टू हाइब्रिडाइज विद द इम्यूलाइज्ड RNA। अब आप मैच करा लीजिए। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है कि आपको RNA आइसोलेशन करना है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। तो आपका देखिए इसमें मैच कराइए। सबसे पहले आपका RNA इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इससे पहले लेकिन आपको RNA आइसोलेट करना होगा। सबसे पहले आपका RNA आइसोलेशन हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये आपका थर्ड ऑप्शन हट गया। उसके बाद आइसोलेशन के बाद आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो यानी कि आपका लेबलिंग नहीं आएगा। फिर आपका आएगा क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है, बाकी के दोनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि कैसे नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है होल क्रोमोसोम पेंट एनालिसिस इज कॉमनली डन बाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका कॉलोनी ऐसे, फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, अभी इससे पीछे हमने देखा था, इसको शॉर्ट फॉर्म में FISH यानी कि फिश नाम दिया गया था। चौथा है हमारा इलाइजा। तो क्रोमोसोम को पेंट करने की यानी कि प्रोब करने की बात की गई है, तो फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इसको पेंट किया जाता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ फिश is to use a DNA probe to locate a specific DNA sequence on a chromosome। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है,
और कोई आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर जीन जो है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है या वो सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग फिश टेक्निक का यूज करते हैं। फिश टेक्निक में जो प्रोब यूज किए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे आपको केवल सेंट्रोमियर को लोकेट करना है तो सेंट्रोमियर के लिए प्रोब होगा, टीलोमियर को लोकेट करना है तो टीलोमियर के लिए प्रोब होगा, और अगर आपको होल क्रोमोसोम के लिए लोकेट करना है तो होल क्रोमोसोम पेंट होगा। चौथा है आपका कि एक स्पेसिफिक लोकस को प्रोब करना है तो स्पेसिफिक लोकस के लिए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा क्या, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है आपका विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड हिस्स टैग प्रोटीन। यानी कि एक जो आपका प्रोटीन आपने प्यूरिफाई किया हुआ है, प्रोटीन में एक आपका हिस्स टैग लगा हुआ है। हिस्स जो होता है वो 6 अमाइनो एसिड हिस्टीडीन के एक साथ आते हैं, जिसे हम लोग हिस्स टैग नाम देते हैं, और जनरली जो सारे लैब्स में बैक्टीरिया से प्रोटीन प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हिस्स टैग है उसके द्वारा आपको प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, तो कौन सी जो है वो इनमें से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आपको यूज करनी होगी। तो जो निकेल एनटीए बीट्स होते हैं वो हिस टैग के साथ में बाइंड कर जाते हैं, हिस जो है वो निकेल एनटीए के साथ में बाइंड कर जाता है और ये प्रोटीन कॉलम में रह जाती है, और बाकी जो अन हिस टैग जो प्रोटीन होते हैं वो सारे कॉलम से निकल जाते हैं, और बाद में हम इमिडाजोल डाल करके इस हिस्टीडीन टैग प्रोटीन को इल्यूट करा देते हैं। तो ये एक एफिनिटी बेस्ड होता है, क्योंकि हिस टैग की एफिनिटी जो है वो निकेल एंटी के साथ में ज्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, एफिनिटी chromatography. His tag protein can be purified by simple step affinity chromatography, namely इसको और भी नाम दे देते हैं immobilized metal ion affinitography, IMAC के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, which is commercially available in different kind of format, जैसे आपका निकेल एंट्रिए मैट्रिक्स being the most widely used। निकेल एंट्रिए जो होता है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है पाई जाती है, ये मतलब इसके द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चला जाएगा क्या, ए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है इसी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इस पर मैंने पहले से लेक्चर बना के रखा हुआ और यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट्स ऑफ कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन एंड दीज डू नॉट थ्रिव वेल इन हीट। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्लांट हैं जो कोल्ड एल्पाइन रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे टर्म दिए गए, जैसे मेगाथर्म, मीजोथर्म, हेकिस्तोथर्म, माइक्रोथर्म। तो इनके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका है मेगाथर्म। मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म एंड हेकिस्तोथर्म आर द प्लांट क्लासिफाई ऑन द बेस्ड ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ ग्रोथ। इनकी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगाथर्म की। जो मेगाथर्म होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द इक्वेटोरियल रीजन। मेगाथर्म रिक्वायर ए लॉट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर टू ग्रो। मेगाथर्म देखिए आप यहाँ पर आपका इस रेंज में आ रहा है, ये आपका 10 से लेकर के 40 तक की रेंज का जो आपका टेम्परेचर है, ये आपका इसमें आ रहा है। इनको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। मीजोथर्म की बात करते हैं तो ग्रो इन टेम्परेट रीजन एंड रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मीजो मतलब होता है बीच का, तो इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ज्यादा गर्म चाहिए होता है ना ज्यादा ठंडा चाहिए होता है। तीसरा है हमारा माइक्रोथर्म। माइक्रोथर्म जो होते हैं वो ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन एंड रिक्वायर लो टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री से 14 डिग्री टू फुल ग्रो। इनको फुली ग्रोथ करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है 0 से 14 डिग्री के बीच का। तो वही यहाँ पर बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट ऑफ कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन दैट डू नॉट थ्राइव वेल इन दी हीट, जो हीट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपका चला जाएगा आंसर कौन सा, माइक्रोथर्म। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। हेकिस्तोथर्म वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि देखिए आप यहाँ पे जो -10 वाला रीजन जो है यहाँ से पीक उठ रही है और ये आपका इधर जा रही है, तो ये वेरी लो टेम्परेचर जहां पर होगा वहां पर आपका हेकिस्तोथर्म जो है वो ग्रो करेंगे। जैसे आपका टुंड्रा रीजन एंड अल्पाइन रीजन होते हैं वो आपका हेकिस्तोथर्म वहां पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वाटर ऑफ द सॉइल विच इज इजिली अवेलेबल टू प्लांट इज नोन एज। वो वाटर जो प्लांट के लिए इजिली अवेलेबल नॉन होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं। तो वाटर को भी कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हुलार्ड मतलब होता है कि जो सॉइल है उसमें टोटल जितना भी वाटर है उसे हम लोग हुलार्ड नाम देंगे। क्रिसार्ड मतलब होता है द वाटर इन द सॉइल दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब, आल्सो नोन एज ग्रोथ वाटर और अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर मतलब ये वो वाटर है जिसका प्लांट यूज कर सकते हैं, तो इसे नाम दिया था क्या,
क्रिसार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्रिसार्ड। वो वाटर जो प्लांट द्वारा यूज किया जा सके उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रिसार्ड। इकार्ड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट प्लांट कैन नॉट एक्सेस। वो वाटर जिसे प्लांट एक्सेस नहीं कर सकते उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, इकार्ड। जिसमें आपका आ जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, वाटर वेपर एंड अबाउट 25% जो है वो कैपिलरी वाटर भी आपका इकार्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर दैट इज टाइटली हेल्ड अराउंड सॉइल पार्टिकल बाय द पार्टिकल देमसेल्फ। अदर टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल इंक्लूड। तो ये आपका आ जाएगा हाइग्रोस्कोपिक, मतलब जो सॉइल के साथ में बाउंड फॉर्म में रहता है। ग्रेविटेशनल वाटर, वाटर दैट हैड एंटर्ड द वाटर टेबल ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के थ्रू जो वाटर जो है वो जमीन में जाता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर, वाटर हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्स, उसे हम लोग कैपिलरी वाटर बोलते हैं। कंबाइंड वाटर, वाटर दैट इज केमिकली होल्ड टू द सोइल सरफेस, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कंबाइंड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्रिसार्ड है। वो वाटर जो प्लांट द्वारा यूज किया जा सके उसे हम लोग नाम देते हैं क्रिसार्ड। टोटल वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे होलार्ड नाम देते हैं, और वो वाटर जो प्लांट द्वारा यूज नहीं किया जाता उसको नाम देते हैं क्या, इकार्ड। तो ये सारे टर्म जो है वो आपको याद रखने हैं। हो सकता है कल आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। रॉन्गली मैच पूछा गया कि कौन सा जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, और ये जो है वो रिलेशनशिप या टाइप ऑफ इंटरेक्शन की हम बात करें तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन कल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, यानी कि दो इंडिविजुअल होते हैं, दोनों को ही प्रॉफिट होता है एक दूसरे से, तो उसे हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, उसे हम नाम देंगे क्या, म्यूचुअलिज्म। कॉमर्शियलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा हो रहा होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, यानी कि जीरो कंडीशन होती है। जैसे वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, तो ये आपका हो गया कॉमर्शियलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब होता है कि दो स्पीसीज साथ साथ रह रही है लेकिन ना किसी को फायदा है ना किसी को कोई नुकसान है। पॉपुलेशन डू नॉट अफेक्ट वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। एमेंसलिज्म की बात हो रही है, इसमें क्या होता है कि एक को ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, लेकिन दूसरी स्पीसीज है उसको नुकसान होता है। वन स्पीसीज आर अनअफेक्टेड एंड वन इज डिसएडवांटेजेड, यानी कि एक को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी को नुकसान हो रहा है। प्रेडेशन या पैरासिटम की बात करते हैं, पैरासिटिज्म की, तो उसमें एक को फायदा हो रहा था, यानी कि जो प्रेडेटर होते हैं उसको फायदा हो रहा होता है, प्रे को नुकसान होता है। वही पैरासाइट जो होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं उनको फायदा हो रहा था, जो होस्ट होता है उसको नुकसान हो रहा है, यानी कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज का लॉस होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज का लॉस होता है, तो ईच स्पीसीज अफेक्टेड नेगेटिवली। अब देखिए आप मैच करा लीजिए। कॉमर्शियलिज्म में कहा गया है कि वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, हाँ एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है। अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना ही दूसरी को नुकसान हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज बेनिफिटेड। तो देखिए एमेंसलिज्म में क्या बोला गया है, वन स्पीसीज नॉट हार्म्ड नॉट बेनिफिटेड, यानी कि अनअफेक्टेड रहती है, लेकिन यहाँ बोल दिया है क्या, वन स्पीसीज इज हार्म। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट जाना चाहिए। इसमें आपसे पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग मिल गया। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। प्रेडेशन में क्या होता है कि एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। वन स्पीसीज इज किल एंड फीड ऑन अदर स्पीसीज। देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। प्रेडेटर जो है वो प्रे को मार देता है, एक स्पीसीज मर जाती है और दूसरी स्पीसीज उसे खा लेती है। प्रोटो कॉपरेशन जो है वो एक म्यूचुअलिज्म के अंदर ही आता है, तो दो स्पीसीज जो है वो इंटरेक्ट करती है फेवरेबली विद ईच अदर। तो प्रोटो कॉपरेशन इज आल्सो टाइप ऑफ ए म्यूचुअलिज्म। हम कभी जब डिटेल में टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको और डिटेल में 1 घंटे का लगभग लेक्चर होने वाला है, वहां पर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फॉलोइंग लॉग ऑफ डिकेइंग वुड एंड ट्री बैग। तो कौन सा जो है, जो मतलब सड़ी गली ऑर्गेनिज्म या जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिकेइंग वुड होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। तो ये जो है इस तरह का सक्सेशन जो है वो आपको जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से लकड़ियों को कोई हटाता नहीं है। जैसे आपका दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पे इसी तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे जो लकड़ियां गिरती हैं वहां पे वो जो टर्माइट प्रेजेंट होते हैं वो उसको वहां से हटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कंडीशन को डिस्कस कर लिया, जैसे हॉलोसियर, हाइड्रोसियर, लिथोसियर और सेरुल। तो इस कंडीशन के बारे में देखिए। सबसे पहले हेलोसियर के बारे में हम देखते हैं। तो ए हेलोसियर इज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन सैलाइन वाटर इन्वायरमेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेलोसियर इज साल्ट मार्स। तो जो हेलोसियर होता है वो सैलाइन वाटर इन्वायरमेंट में होता है, तो इसमें हमारा ये आंसर नहीं जाएगा। हाइड्रोसियर मतलब हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोसियर इज ए प्लांट सक्सेशन
that occur in fresh water such as lake or pond and transform it into a terrestrial ecosystem। देखिए आपने तालाबों में देखा होगा, आपको ग्रीन कलर का वहां पे कुछ प्लांट्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, वो उस मतलब तालाब को पूरा सुखाने का काम करते हैं। तो इस तरह का जब सक्सेशन पाया जाएगा जिस जगह पर, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हाइड्रोसीयर। लाइक फॉरेस्ट और वुडलैंड इट इज आल्सो नोन एज हाइड्राट सक्सेशन। इस सक्सेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्राट सक्सेशन भी नाम देते हैं। लिथोस्फीयर की बात करें तो प्लांट सक्सेशन दैट अकर ऑन ए न्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेस। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर के जहां पे इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। जो बेयर रॉक सरफेस पर सक्सेशन होता है उसे हम लोग लिथोस्फीयर नाम देते हैं। जैसे सच एज आफ्टर ए वॉल्केनिक इरप्शन, ग्लेशियल रिट्रीटेड और टेक्टोनिक अपलिफ्ट। द वर्ड लिथो मीन्स होता है रॉक, तो रॉक पर जो सक्सेशन हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लिथोस्फीयर। सेरूल की बात करते हैं तो सेरूल आल्सो नोन एज माइक्रो सक्सेशन। यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, सेरूल। लेकिन इसके बारे में जरा और देख लीजिए। तो इज द ग्रेजुअल प्रोसेस by the microorganism like bacteria, fungi, algae and protozoa replace each other in biological communities. These communities can include dead tree, animal feces and other recently distributed or newly accessible ecosystem। तो ये आपका जाएगा क्या, सिरुल। सिरुल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं ये सक्सेशन में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हैवी रेनफॉल एंड मैनग्रोव वेजिटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ मालाबार जो होता है वहां पर आपका हैवी रेनफॉल और मैनग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है, ये स्टार मार्क है, यानी कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पर आपका क्या है कि एयर पॉल्यूटेंट का नाम दिया गया है और उसका जो सोर्स होता है वहां से उसकी मैचिंग करानी थी। तो अब ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉल्यूटेंट इन नॉट मैच। तो यहाँ पे जो ये इनका ऑप्शन जो है इन्होंने डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। तब आप देखिए, एक तरफ मैंने पॉल्यूटेंट का नाम दिया और दूसरी तरफ उसके मेजर इमिशन सोर्सेस हैं वो क्या क्या है वो यहाँ पे बताया है। जैसे आप बात करेंगे एलर्जेंस की, तो एलर्जेंस जो है वो हाउस डस्ट हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल से भी हो सकता है। जैसे किसी किसी को जो खरगोश के बाल होते हैं, रैबिट के जो हेयर होते हैं, उससे एलर्जी हो जाती है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। एस्बेस्टॉस जो है वो फायर रिटार्डेंट मटेरियल इंसुलेशन, तो यहाँ से रिलीज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और कंबस्टन एक्टिविटीज से रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो फ्यूल बर्निंग, बॉयलर, स्टोव गैस, इनसे रिलीज होता है। तभी बोला जाता है कि गर्म सर्दियों में ब्लोअर को रात में चलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर सीओ रिलीज होती है जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आपका पार्टिकल बोर्ड इंसुलेशन और फर्निशिंग से आपका रिलीज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यूपिल एनिमल्स प्लांट एयर कंडीशनिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आउटडोर एयर फ्यूल बर्निंग मोटर व्हीकल से रिलीज होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो अडेसिव सॉल्वेंट बिल्डिंग मटेरियल से होगा। ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो टोबैको स्मोक कंबस्टन प्रोडक्ट से रिलीज होंगे। और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो फ्यूल कंबस्टन टोबैको स्मोक से होते हैं। पॉलेंस जो होते हैं वो आउटडोर एयर ट्री ग्रास वीड प्लांट इनसे रिलीज होते हैं। रैंडम जो हो गया वो आपका हो गया सॉइल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंक्रीट स्टोन। जैसे क्या होता है कहीं मकान और ये सब बन रहा होता है ना, तो वहां से क्या होता है कि धूल मिट्टी वो सब उड़ रहा होता है, उसको इन्होंने नाम दिया है रैंडन रेडन रेडन। तो रेडन जो है वो यहाँ से रिलीज हो सकता है, इसका मेजर सोर्सेज है। फंगल स्पोर जो है वो आपका सॉइल प्लांट फुट स्टफ्स इंटरनल सरफेस से रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आउटडोर एयर और फ्यूल कंबस्टन, यानी कि जो गाड़ियों के चलने से धुआं वगैरह जो निकल रहा होता है वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच विद द इट्स लोकेशन। एक तरफ आपका बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो कहां पर सिचुएटेड है। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व था जो आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रनिंग डाउन साउथ फ्रॉम रामेश्वरम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। जब कल आप एग्जाम देंगे तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना कि किसमें नॉट पूछा गया है और किसमें पूछा गया है कि हाँ वो चीज है। कई बार स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं और उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कच्छ। कच्छ जो है वो आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में प्रेजेंट होता है। तीसरा है आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में है, ना कि आपका हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो आपका, नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में प्रेजेंट है। जो पहले उत्तराखंड जो है वो पहले यूपी का पार्ट होता था, लेकिन अभी जो है वो एक अलग स्टेट बना दिया गया है। तो ये आपका इंडियन घड़ियाल हिमालय, ये आपका नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो आपका है यूके में, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो जो आपका नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो सही आंसर जो है वो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क जाना जाएगा। और सुंदरबन जो है वो बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। तो इसका करेक्ट, ये भी करेक्टली यहाँ पर मैच है, तो इसका सही आंसर जो गया है वो थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2023 के जो एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर था उसको आज हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब जो कल आपका पेपर है, हो सकता है आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो आप सभी को आपके कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कल आपका पेपर कंप्लीट होता है, आप घर पहुंच के थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद में उस पेपर को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ बना करके, ताकि मैं उस पेपर का सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करा सकूं। एक बार फिर से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट्स हो सके। धन्यवाद।